जोड़े आज हम क्या करेंगे। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट क्या होता है? ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का मतलब है जहाँ पर सारे प्रोसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग और इवन डिसीजन जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, मतलब कंप्यूटर के थ्रू, आईटी के थ्रू होता है। तो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट बेसिकली रेफर टू बिजनेस इन्वायरमेंट वेयर द प्रोसेस है, जितने भी प्रोसेस है, ऑपरेशंस है, अकाउंटिंग, इवन डिसीजन जो है वो हम किसके थ्रू कैरी कर रहे हैं? कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। अगर मैं इसके की फीचर्स की बात करूं तो सिंपल से, अगर आप की फीचर सोचो कि आज पहले मैनुअली काम होता था, आज लैपटॉप के थ्रू होता है, तो काम कैसे हो गया? फास्ट हो गया अगर देखा जाए, बहुत एक्यूरेट हो गया अगर देखा जाए, हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जैसे एक्सेल के अंदर अगर देखा जाए। इंटीग्रेशन मतलब आप हम बिजनेस ऑपरेशन को लिंक कर सकते हैं, मतलब जब तक परचेज नहीं होगी तब तक सेल नहीं हो सकती अगर देखा जाए। विल हैव बोथ मोर बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। और ह्यूमन एरर्स भी कम होने लगे हैं क्योंकि प्रोसेसिंग सेट हो गई है। और अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, और कनेक्टिविटी भी हमारी अच्छी होती है। तो की फीचर्स क्या है ऑटोमेटिकली? अगर मैं आसान बोलूँ कि हम फास्ट काम कर सकते हैं, एक्यूरेटली काम कर सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन हो जाता है डिफरेंट ऑपरेशन में, बेटर सिक्योरिटी होती है, बेटर कनेक्टिविटी होती है, ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। फिर अगर मैं आगे बात करूँ, हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, डॉक्यूमेंट करना है ऑटोमेटेड में? हाँ, हमें बिल्कुल करना है। आज जैसे हम अपना ऊपर ऑडिट करते गए हैं, जब हमने सब कुछ समझा था, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, ऐसे अगर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है तो हमें उसके बारे में भी सारे रिस्क को, सारे कंट्रोल्स को समझना जरूरी है। तो ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी आईटी के इन्वायरमेंट की, किस तरह की, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी अगर देखा जाए तो। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब हम कौन कौन से इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, सिर्फ टैली कर रहे हैं या बहुत सारे कर रहे हैं? मतलब अगर सेकंड पॉइंट को भी लिंक करना चाहूँ तो पर्पस क्या एक ही, मतलब अगर मैंने सिर्फ एक टैली ले रखा है या कोई और परचेज का सिस्टम अलग है, फाइनेंस का अलग है, लिंकेज है, या डिफरेंट डिफरेंट है, या मैं सिर्फ फाइनेंस ही करता हूँ और दूसरी चीजें मैं सिस्टम से करता ही नहीं हूँ? तो पर्पस हो गया। हम इसका जो हमारा जो सर्वर है या कोई भी चीज है जहाँ पर इसको रखा हुआ है वो ग्लोबली है या लोकल है अगर देखा जाए। आर्किटेक्चर मतलब आप इसको सिर्फ डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे काम कर सकते हैं या वेब बेस है। और पुराने बेसिस पे क्लाइंट सर्वर होते थे, मतलब एक सर्वर होगा, बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए, तो हमें याद नहीं करना ये आर्किटेक्चर होते थे बहुत सारे। और आज की डेट में क्या चल रहा है? ग्रिड कंप्यूटिंग या क्लाउड बेस। तो डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हमें तो चेक करना पड़ेगा कौन से वाला है। जैसे क्लाउड बेस आज की देर में सबसे ज्यादा थ्रू इंटरनेट के थ्रू चलता है, और सेफ्टी भी उसमें बहुत ज्यादा है। वर्जन, जैसे वर्जन चेंज होते रहते हैं, जैसे आपका आ गया कि भाई कंप्यूटर में जैसे एक्सेल में आता है 10 वर्जन, 9 वर्जन, तो कौन सा वर्जन, जितना पुराना वर्जन होगा उसमें रिस्क ज्यादा हो गए, और अगर नया वर्जन होगा तो जनरली इसमें सेफ्टी को हमने कवर ज्यादा कर रखा होगा। इंटरफेसेस मतलब क्या है? उसका आपके सिस्टम का एक ही इंटरफेस है, मतलब पर इंटरफेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल सिस्टम होते हैं। जैसे परचेज का इंटरफेस होगा, मतलब, और एक, और मैं बोलूँ अकाउंट्स के अंदर भी मैं बोलूँ तो बहुत सारे इंटरफेस हो गए, मतलब फाइनेंस को कुछ और, सीएफओ कुछ और दिखेगा, फाइनेंस हेड को कुछ और दिखेगा, और नीचे वाले बंदे को कुछ और लगेगा फाइनेंस के अंदर ही। तो इंटरफेस क्या है सिस्टम्स के अंदर? क्या घर में बनाया गया है या बाहर से आपने खरीदा है, अगर देखा जाए? और क्या आपने इसको आउटसोर्स ही कर रखा है? मतलब एक तो है कि सॉफ्टवेयर आपने इनबिल्ट करा है, लोग कंपनी होती है जो अपने आप ही सॉफ्टवेयर तैयार करती है, जैसे विप्रो, आईटी और बड़ी बड़ी एमएनसी। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी अपनी अपनी आईटी की कंपनी होती है, तो वो होता है इन हाउस और पैकेज। और आउटसोर्स मतलब क्या? आपने काम सारा आउटसोर्स ही कर रखा है, और आपने क्या आईटी के अंदर बड़े बंदे रखे हुए, सीईओ, मतलब आपने चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रखा हुआ है, चीफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफिसर रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये मैं आईटी इन्वायरमेंट के अंदर समझूंगा। तो फिर से अगर मैं बात करूँ तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं? एक ही है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब जिससे इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब कंप्यूटर के सिस्टम अगर देखा जाए तो। क्या टैली है और भी सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, कई चीजों के लिए कई होता है, कई चीजों के लिए होता है। पर्पस सिर्फ फाइनेंशियल कर रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल कहाँ पर है? लोकल लोकल है, ग्लोबली है? आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब आपके बहुत सारे, मतलब किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हुई पड़ी है उसके, अगर देखा जाए लॉजिकली तो आज के डेट में क्लाउड बेस होता है। वर्जन लेटेस्ट होगा तो बढ़िया है, नहीं तो पुराने। कई बार लेटेस्ट में भी दिक्कत आ जाती है, बट जनरली लेटेस्ट बढ़िया ही होता है। इंटरफेस मतलब एक सिस्टम में सिर्फ एक ही इंटरफेस है, मतलब सबको वही देखेगा या डिफरेंट इंटरफेस कर सकते हैं? इन हाउस मतलब क्या आपने घर पे बनाया है या बाहर से लेके आए? आउटसोर्स मतलब आपने आईटी घर पे रखा ही नहीं है, बाहर से कर रखा है, और की पर्सन रखे हुए हैं, मतलब अपने आईटी के अंदर भी बड़े बड़े लोग रखे हुए हैं कि नहीं हुए हैं? रिस्क, अब देखो, हमने एडवांटेज पढ़ लिए है, सिस्टम पढ़ लिया, पर इसका रिस्क भी है। आईटी सिस्टम में नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे जो चीज पॉजिटिव होती है उसको नेगेटिव भी होती है। द इनएक्यूरेटिव प्रोसेसिंग, मतलब डाटा ही आपने सही डाला पर प्रोसेसिंग गलत हो गई, या गलत डाटा को, मतलब इनपुट ही गलत डाटा हो गया तो प्रोसेसिंग सही भी होगी तो आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आपने गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो वो चीज है, या दोनों भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है, प्रोसेसिंग और डाटा गलत हो जाए, या
सही डाटा ही नहीं डाला तो आपने प्रोसेसिंग सही हुई पर डाटा गलत डल गया, गलत गया। अनऑथराइज मतलब आपके पास जैसे बाहर से अनऑथराइज एक्सेस होता है या बहुत ज्यादा एक्सेस मिल गया, तो अनऑथराइज भी एक्सेसिव एक्सेस जो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है। जो तो जब अनऑथराइज और एक्सेसिव एक्सेस होता है तो लोग बैक एंड से चेंजेस हो जाते हैं, डायरेक्ट डाटा चेंजेस या अनऑथराइज चेंजेस। तो सेकंड और फोर्थ को देखो, अनऑथराइज एक्सेस और एक्सेसिव एक्सेस या प्रिविलेज एक्सेस। मतलब बोल जिसकी कोई यूज नहीं। सपोज आप कंपनी के मालिक हो, आपको सारी राइट दे रखी है, तो हो सकता है कि चोरी हो गया, तो सारी रखी, सबको क्या देना, आपको कंपनी मालिक है तो आपको कुछ चीजें चाहिए होगी बस। तो प्रिविलेज राइट देनी नहीं चाहिए किसी को, और जो रोल है उसको वही देनी चाहिए। तो अनऑथराइज या एक्सेसिव या प्रिविलेज राइट दोगे तो पक्का है बैक हैंड से भी चेंजेस हो सकते हैं या अनऑथराइज चेंजेस भी हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ बैक एंड से चेंजेस हो गए, अनऑथराइज चेंज हो गए, तो लॉस ऑफ डाटा हो सकता है। तो बचा क्या? एडुकेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, मतलब आपस में आपने ड्यूटी सहते थे, मतलब आपने चेकर और अगर देखा जाए बंदा जो बना रहा है, एंट्री कर रहा है और जो चेक कर रहा है वो नहीं है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें होगी तो ये रिस्क है। मैं आसान लैंग्वेज में बोलूँ तो आपने गलत प्रोसेसिंग कर दी, गलत डाटा की प्रोसेसिंग कर दी। आपके पास ज्यादा पावर है, अनऑथराइज पावर है, बैक हैंड से डाटा चेंज कर सकते हो। और इसके वजह से अगर किसी के पास है तो कोई डाटा गलत भी कर सकता है, तो लॉस ऑफ डाटा भी हो सकता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है ही नहीं। ये सारे रिस्क रहते हैं आईटी सिस्टम में। अभी क्या बोल रहा है, अगर ये आईटी रिस्क हो गए तो दिक्कत है भैया। आईटी रिस्क हो गए तो इसका मतलब है आपके पास जो भी सिस्टम से डाटा निकल के आ रहा है उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हो, और आपको और सब्सटैंटिव प्रोसीजर बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब फाइनेंशियल चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी। और अगर कंट्रोल पे क्या होगा इम्पैक्ट, ये तो सब्सटैंटिव चेकिंग पे तो आएगा, या कंट्रोल पे भी। अगर अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल पे आप रिलाई नहीं कर सकते तो आपका एडिशनल वर्क होगा। एडिशनल वर्क होगा। और रिपोर्टिंग के अंदर क्या आएगा, अगर आप रिपोर्टिंग क्या होती है, जब आपको कई बार इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर भी रिपोर्ट करना पड़ता है, तो वहां पर आप मॉडिफाई कर सकते हो अगर देखा तो। अब आ गया टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। किस तरह के कंट्रोल ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मिलते हैं? तीन तरह के कंट्रोल मिलते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल मतलब चलो आपका जैसे अगर सपोज लैपटॉप है, तो इसके जनरल आईटी कंट्रोल क्या होगा, लैपटॉप पे क्या जनरल कंट्रोल हो गए, तो इसको भी चार में डिवाइड करा हुआ है। डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज, एसएस सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिस्टम। तो समझाता हूँ तब आपको ये समझ आएगा कि क्या क्या है इसके अंदर। तो पहला समझते हैं डाटा सेंटर। डाटा सेंटर का मतलब क्या है? लैपटॉप के अंदर सारी जो जॉब्स शेड्यूल होनी है उनको जिस तरह से प्रोसेस करेगा ये लैपटॉप, उसको किस तरह से मॉनिटर करेगा, उसको किस तरह से स्टोर करेगा और किस तरह से रिटेन करेगा। और एक लाइन तो सब में ही लिखनी है कि भैया जो कंट्रोल ओवर जितने भी जनरल कंट्रोल है डेट इज डन टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। जितने भी इंग्लिश पढ़ोगे पहली लाइन के अंदर यही लिखा होगा, इट इज टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो मैं अभी उसको आपको समझा रहा हूँ, तो ये वर्ड आपको हर के अंदर लिख के आना है जब भी हम पॉइंट पढ़ेंगे, टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। और डाटा सेंटर के अंदर काम क्या करता है? जितने भी कंप्यूटर के अंदर आप सोचे, एग्जांपल लेके चलो, कंप्यूटर के अंदर जितने भी जॉब शेड्यूल होता है, आपने पहले आपने लिखा कॉपी करना है, फिर आप साथ में कोई तो और भी काम कर रहे हो, तो इस जॉब शेड्यूलिंग होती है। मतलब आप आज के डेट में आप मल्टी जॉब इकट्ठे कर सकते हो, एक ही कंप्यूटर में आप एक्सेल भी चला सकते हो, ऊपर आप कैलकुलेटर भी चला सकते हो। तो जो भी शेड्यूलिंग हो रही है उनको कैसे मॉनिटर करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे रिटेन करना है, दैट इज डन विद द दिस डाटा सेंटर। मतलब इसके अंदर जो मेन काम करने का अगर देखा जाए सिस्टम है, जैसे हम बोलते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, डाटा को कंट्रोल करना, डाटा बेस जो होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और नेटवर्क, मतलब इस पूरे कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जो भी डाटा बेस है, नेटवर्क है, उन सबके कंट्रोल को हम बोलते हैं डाटा सेंटर पे कंट्रोल, के नेटवर्क ऑपरेशन। फिर इसके अंदर इसी कंप्यूटर के अंदर का देखा जाए तो दो आपको ये भी रखना पड़ता है कि अगर ये कंप्यूटर अगर कोई दिक्कत आ गई तो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान बोलते हैं या डिजास्टर रिकवरी, दोनों मतलब एक ही होता है कि आप फिर भी काम करते रहोगे आप इस डाटा सेंटर के थ्रू। मतलब अगर मैं बोलूँ कंपनी के अंदर एक बड़ा डाटा सेंटर है, तो वो डाटा सेंटर किस लिए हम उस पर कंट्रोल क्या रखेंगे कि वो डाटा सेंटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, वो डाटा सेंटर सारे काम को शेड्यूल करे, उसके अंदर सारे जॉब्स को मैनेज करे, मॉनिटर करे, स्टोर करे। और कोई कोई मतलब अगर भी ये सारा स्टोर कैसे होगा, जब कंपनी के अंदर उस डाटा सेंटर के अंदर डाटाबेस मैनेजमेंट को सिस्टम करेगा, नेटवर्क को कंट्रोल करेगा, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका, अगर मैं बोलूँ उस डाटा सेंटर का, वो सारे कंट्रोल करेगा। और उस डाटा सेंटर में कुछ हो ना, मतलब कुछ हो जाए तो उसका बैकअप हो एक तरह से, मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हो या डिजास्टर रिकवरी, कोई दिक्कत आ जाए तो डिजास्टर रिकवरी भी हो जाती है। फिर आ गया, अगर मैं इस डाटा सेंटर के अंदर किसी प्रोग्राम को चेंज करना चाहता हूँ, तो पहला चीज तो वही लिखनी है कि ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अगर मैं आगे बात करूँ फिर कि अगर कोई भी प्रोग्राम चेंज करना है तो सबसे पहले एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। तो आपको देखना है कि इसके अंदर प्रोग्राम चेंज मैनेजमेंट है, फिर उसकी जो भी चेंज हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग, ट्रैकिंग सब कुछ हो रही है कि नहीं हो रही है, और फिर जो भी चेंज होगा चेंज करने से पहले टेस्टिंग हो रही है कि नहीं।
तो सिर्फ से सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोग्राम के अंदर चेंज करना है डाटा सेंटर के अंदर, तो पूरे चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करना है कि ये अप्रूवल्स होनी चाहिए, उसके हर चीज को रिकॉर्ड करना है, मैनेज करना है, ट्रैक करना है, और स्टार्ट करने से पहले आपको टेस्टिंग करनी है। एसएस सिक्योरिटी नाम से पता लग रहा है, पहला पॉइंट तो वही लिखना है कि भैया इसका काम वही है कि सिक्योरिटी रहे और वो मीट करे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सिक्योरिटी किस चीज का, जितने भी हमने ऊपर सारी चीजें पढ़ी है कि डाटाबेस के अंदर, वो डाटा सेंटर का करता है, ऊपर वाला पॉइंट डाटाबेस होगा उनका कंट्रोल करता है, पर ये डाटाबेस को सिक्योर करना, एप्लीकेशन को सिक्योर करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करना, नेटवर्क को सिक्योर करना, फिजिकल सिक्योरिटी रखना, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना, वो सारे कहाँ पर हो गए, इसके अंदर हो गए। तो जनरल आईटी कंट्रोल मतलब एक डाटा सेंटर होगा जो सब कुछ करेगा, जॉब शेड्यूलिंग वगैरह कंट्रोल करेगा सब कुछ, और बीसीबी प्लान रखेगा। प्रोग्राम में कुछ चेंज होगा तो सारी चीज को चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस से करेगा। ऐसा सिक्योरिटी मतलब जितने भी इसके अंदर जो चीजें लगी हुई है उसकी सिक्योरिटी, मतलब आपका अगर लैपटॉप के अंदर 10 चीजें लगी हुई है आपके अंदर, अगर इसके अंदर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उन सबका ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क है, उन सबकी सिक्योरिटी करना। और लास्ट में अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, मतलब कोई नया इस कंप्यूटर के अंदर कोई ऐप बनाना है, अगर सपोज आपको देखा जाए तो कहता है अगर मैं बोलूँ भाई इस कंप्यूटर के अंदर एक और ऐप बनाना है, एक और चीज लेके आनी है, तो कोई नई चीज लेके आनी है कंप्यूटर के अंदर, नया फीचर, तो उसका अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या करना है, एक आपके पास क्या होना चाहिए फिर, ऑब्जेक्टिव वही है इस जनरल आईटी कंट्रोल का, तो कि भाई ये मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव करनी है, इसका भी यही है। तो नई एप्लीकेशन का आपको देखना पड़ेगा, कोई नई चीज करनी है तो प्रोजेक्ट इनिशिएट करोगे, आप प्रोग्राम को इनिशिएट करोगे, डेवलपमेंट करोगे, प्रोजेक्ट का एनालिसिस करोगे, डिजाइन करोगे, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर टेस्टिंग करके क्वालिटी चेक करके आप उसको उसमें डाल दोगे। तो कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम को अगर आपको एक्वायर करना है, डेवलप करना है, मेंटेन करना है, उसका सिस्टम सिंपल से है। जैसे मैं बोलूंगा भाई अगर आपको कोई चीज नई बनानी है तो आप बोलोगे भैया इनिशिएट करते हैं, चल इसको करते हैं यार, एनालाइज करते हैं यार इसमें क्या दिक्कतें आ सकती है, फिर इसको एनालाइज करके सारी देखने के बाद डिजाइन करोगे, फिर इसको कंस्ट्रक्ट करोगे, टेस्टिंग करोगे, क्वालिटी करोगे। तो आपका ही चौथा पॉइंट है। तो जनरल आईटी कंट्रोल का मतलब है, अगर मैं बोलूँ लैपटॉप के अंदर एक जनरल एक डाटा सेंटर जो इसका सारा काम कंट्रोल कर रहा है वो। दूसरा प्रोग्राम में कुछ चेंज करना है तो वो। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा का लॉजिक डिफरेंट है, प्रोग्राम चेंज अलग है, उसमें सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी मतलब जितने भी लैपटॉप के अंदर कोई गलत नेटवर्क के अंदर ना घुस जाए, हमारे लैपटॉप के अंदर जो भी हमारा चीज डाटा सेंटर के अंदर उसमें कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो जाए अगर देखा जाए तो। और लास्ट में होता है कोई नई एप्लीकेशन डालनी है। तो अब ये एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है, ये एप्लीकेशन कंट्रोल है जितने भी कंप्यूटर के अंदर ऐप है, मतलब हमने अभी कोई नया प्रोग्राम बनाया है, कुछ भी करा है, अब इसके अंदर काम करने के कंट्रोल्स, एप्लीकेशन मतलब काम करने के मतलब, अगर मैं बोलूँ तो जैसे आप कंप्यूटर के अंदर कोई चीज है तो उसमें आप गलत चीज नहीं डाल सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ तो सपोज एक सॉफ्टवेयर है जूम का ही है, तो जूम के अंदर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी हमेशा अल्फाबेटिक में नहीं जाएगी, न्यूमेरिक में ही जाएगी। तो एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब होता है जो भी आपका आईटी में काम है उसके अंदर कंट्रोल, जैसे बोलूँ नंबर चेक, जैसे पासवर्ड का होता है कि इतना बड़ा होना चाहिए, लिमिट चेक्स होते हैं कि भैया इससे कम नहीं हो पाएगा, रीजनेबल चेक होता है, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ डाला, अगर सपोज आपने डेट ऑफ बर्थ डाला 20 अगस्त 1990, तो आज के एज में आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 35, और दूसरी जगह लिखा हुआ है 36, आपने लिख दिया 36, वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, तो रीजनेबल चेक हो जाएगा। कुछ मैंडेटरी डाटा फील्ड हो गया, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो आईटी के अंदर तो वो होगा। तो एप्लीकेशन का मतलब जब आप जो कंप्यूटर में, अगर मैं बोलूँ तो, अगर हम अभी तो मैं कंप्यूटर का समझा रहा हूँ, मतलब अगर कंपनी के अंदर जो एप्लीकेशन, मतलब जो कंपनी के अंदर जो डाटा की एंट्री होती है, एप्लीकेशन होती है, उसमें गलती ना हो, इसमें एडिट चेक हो गया, वैलिडेशन चेक हो गए, इनपुट के सीक्वेंस नंबर में, मतलब एक नंबर के बाद तीसरा नंबर नहीं आ सकता, 2 नंबर ही आएगा इनवॉइस जो कटेगा, ये सारे चेक पॉइंट हमारे होते हैं। तीसरा, ये आसान सा टॉपिक है, कहता है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या होते हैं कि एक मैनुअल कंट्रोल होते हैं जिसमें हम आईटी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल करा तो मैनुअली जाता है पर आईटी के डाटा से करा जाता है। तो आप एक तरह से उसमें एक तरह से देखते हो कि जो भी आपके ऑटोमेटेड कंट्रोल है अगर देखा जाए वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, वैसे वेग सा एग्जांपल, जैसे आपने कोई, आप किसी होटल में गए तो उसका रिव्यू डालते हो, तो रिव्यू जो देखेगा कि भाई अरे, मेरा होटल सही चल रहा है नहीं चल रहा, वो रिव्यू देख, पर रिव्यू कैसे डले हुए हैं, थ्रू अगर सॉफ्टवेयर में, तो अगर आपका वो सॉफ्टवेयर में सही डाटा डालने का ऑप्शन होगा, सब कुछ होगा, तो आप उसको मैन्युअली चेक कर सकते हो कि मेरे कंट्रोल सही है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये जो आपके एप्लीकेशन कंट्रोल है और जो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल है वो तब तक अच्छे नहीं चल सकते जब तक जनरल आईटी कंट्रोल ना हो, मतलब जब तक हमारा
अच्छा डाटा सेंटर नहीं होगा, जब तक हमारा अच्छा प्रोग्राम चेंज का सिस्टम नहीं होगा, जब तक हमारे पास एसएस सिक्योरिटी नहीं होगी, और जब तक हमारे पास नई एप्लीकेशन डालने का सिस्टम नहीं होगा, तब तक जो हम एप्लीकेशन जो काम करेंगे, जिसमें हमने कंट्रोल रखे और जो हम आईटी डिपार्टमेंट कंट्रोल रखेंगे, वो तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक जनरल आईटी कंट्रोल ना हो। जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, ये सब लिखा हुआ है वर्सेस, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर ये दोनों इकट्ठे चले गए, दोनों की आपस में जरूरत है। मतलब जनरल आईटी कंट्रोल अच्छे हो गए तभी एप्लीकेशन कंट्रोल है, एप्लीकेशन कंट्रोल तभी चल सकते हैं जब जनरल आईटी कंट्रोल हो। तो बोथ आर नीडेड टू इंश्योर कंप्लीट एंड, अगर जनरल आईटी कंट्रोल नहीं तो एप्लीकेशन हो नहीं सकता। तो एप्लीकेशन जनरल आईटी के बनने से दोनों एक ही लिंक है एक दूसरे से, दे बोथ नीड देयर सपोर्ट। और अगर जनरल आईटी कंट्रोल अच्छे है भी और एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छी नहीं, तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कैसे टेस्टिंग करेंगे। सबसे, टेस्टिंग मतलब एनवायरनमेंट को हम कैसे स्टडी करेंगे, चेक कैसे करेंगे। कहता है इंक्वायरी, मतलब पूछताछ। पूछताछ सबसे अच्छा तरीका है बट लीस्ट ऑडिट एविडेंस है। मतलब एफिशिएंट तो है, टाइम कम लगता है, पूछ लिया, पर ऑडिट एविडेंस लीस्ट क्यों है? क्योंकि क्योंकि सिर्फ पूछताछ से आईटी के बारे में पता नहीं लगेगा। तो कहता है इट शुड बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेथड, कोई और मेथड के साथ करना पड़ेगा, अकेले इंक्वायरी से नहीं होता। रीपरफॉर्मेंस, पूरे को दोबारा से करके देखो, ये अच्छा एविडेंस देगा आपको। रीपरफॉर्मेंस एक अच्छा एविडेंस देगा पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एफिशिएंट नहीं है। तो इसको मतलब दो चीजें बोलने की कोशिश कर रहा है। इंक्वायरी जल्दी हो जाएगा पर अच्छा एविडेंस नहीं देगा, रीपरफॉर्मेंस में टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो वो एफिशिएंट नहीं है, इस तरह बोल रहा है वो। और अगर रीपरफॉर्मेंस में टाइम लगेगा पर एफिशिएंट नहीं है बट अच्छा एविडेंस है, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए इंक्वायरी के साथ इंस्पेक्शन। मतलब जो आप पूछताछ कर रहे हो उसको आप इंस्पेक्ट कर लो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, अगर देखा जाए तो ये बेस्ट तरीका बताया गया है अगर ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट में आपको टेस्टिंग करनी है तो। और कहता है पर इट इज ए प्रोफेशनल जजमेंट कि आप किस तरह से असेसमेंट करना चाहते हो, ऑडिट इन्वायरमेंट को कैसे आप समझ, ऑडिट ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को कैसे समझना चाहते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस और रिस्क असेसमेंट देखते हुए अगर देखा जाए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? अगर आपको टेस्टिंग करनी है ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट में, कैसे कर सकते हो? अंडरस्टैंडिंग ले लो, ऑब्जर्व कर लो, इंस्पेक्ट, मतलब सारे मेथड बता रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन इज बीइंग, मतलब आप री परफॉर्म देख लो, वॉक थ्रू कर लो वन टू एंड ट्रांजेक्शन को। ऑब्जर्व मतलब आप देख लो, मतलब अगर देखा जाए दोनों में फर्क है। वॉक थ्रू होता है मतलब आपने एंड टू एंड ट्रांजेक्शन को, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन तीनों करके पूरा समझा। ऑब्जर्व मतलब सिर्फ आप देख रहे हो कि कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इंस्पेक्ट मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन, कि जो उसमें कॉन्फ़िगरेशन हुई पड़ी है, मतलब जैसे हम फॉर्मूले लिखते हैं वो आप एक तरह से अंदर घुस के समझ रहे हो कि ये चीज इस पे ऑथराइज हो रही है, ये हो रही है, ये कैसे करा हुआ है। फिर आ जाओ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनुअल एलिमेंट्स, बड़ा आसान सा है। कहता है आप, ये बड़े आसान सी चीज है, कहता है कंपनी के अंदर आप मैनुअल सिस्टम भी बना सकते हो। मैनुअल सिस्टम मतलब कंपनी के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन है आप उसको मैनुअली अप्रूव करो, रिकंसाइल करो, या ऑटोमेटेड भी कर सकते हो। और और जो आईटी सिस्टम है जहां पर आप बिल्कुल ही आईटी सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हो, वहां पर भी अगर देखा जाए आपको ऑटोमेटेड कंट्रोल भी करने पड़ेंगे, मतलब, और साथ में मैनुअल कंट्रोल भी देखो, क्योंकि मैनुअल कंट्रोल भी हम बोलते हैं आईटी, मतलब एक तरह से दो चीजें बोल रहे हैं। मतलब अगर आपके पास कंपनी में अगर मैनुअल सिस्टम है तो आप रिकॉर्डिंग करो, ट्रांजेक्शन करो, रिकंसिलिएशन करो थ्रू, अगर देखते मैनुअल, बट अगर आप उसमें से ऑटोमेट करना चाहते हो कुछ तो कर सकते हैं, करना चाहो तो। और अगर आपके पास आईटी सिस्टम है जिसके अंदर ऑटोमेटेड कंट्रोल ही है, और मतलब आप आईटी सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हो, सॉरी, तो उसमें आपको दोनों कंट्रोल रखने पड़ेगा, एक ऑटोमेटिक कंट्रोल भी और मैनुअल कंट्रोल भी। और मैनुअल कंट्रोल भी जनरल डिपेंडेंट होते हैं आपके किसके ऊपर, कंप्यूटर। तो ये ज्यादा लॉजिक नहीं है इसके अंदर, पर ये नीचे जो समझाने का क्वेश्चन है वो ये है कि कब आपको मैनुअल एलिमेंट करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल में, बेशक आप काम कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो, जहां, और कहाँ पर आपको ऑटोमेटेड कंट्रोल करना चाहिए, मतलब अपने आप कंट्रोल करना चाहिए। तो कहता है जहां पर बहुत बड़े ट्रांजेक्शन है, जहां पर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन है, वहां पर तो आप मैनुअल एलिमेंट चेक करोगे, इंटरनल कंट्रोल में होने चाहिए। अगर जहां पर एरर्स को डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंटीसिपेट और प्रेडिक्ट है, डीएपी बोलते हैं इसको। तो जहां पर डिफाइन, एंटीसिपेट और प्रेडिक्ट है, और जहां पर अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो आप ऑटोमेटेड कंट्रोल के रिस्पॉन्ड को समझ नहीं पाओगे। तो इन चेंजेस सर्कम डेट रिक्वायर कंट्रोल रिस्पॉन्स आउटसाइड द स्कोप, मतलब इसलिए वहां पर मैनुअल कंट्रोल करना जरूरी है। और जो ऑटोमेटेड कंट्रोल है उसकी इफेक्टिवनेस को जानने के लिए आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए मैनुअली। तो चार तरीके हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जहां पर ऑटोमेटेड एलिमेंट करने चाहिए, मतलब मैनुअल कंट्रोल वहां करना चाहिए जहां पर ट्रांजेक्शन अनयूजुअल है, बहुत बड़ी है, जहां पर आप एरर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो, और जहां पर अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो ऑटोमेटेड कंट्रोल जो है वो कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा, रिस्पॉन्ड दे ही नहीं पाएगा, मतलब स्कोप है ही नहीं उसका।
वहां पर, और जहां पर आपको पता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल को चेक करना है, वहां पर आप मैनुअली देखोगे। और फिर उल्टा पूछ रहा है कहाँ पर मैनुअल कंट्रोल सूटेबल नहीं होगे, क्योंकि जहां पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होंगी, रिकरिंग ट्रांजेक्शन होगी, तो वहां पर आप क्या करो, खुद मैनुअली चेक करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, गलती हो जाए। अगर आपको मैं बोलूँ कि 1 लाख चीज चेक कर रही है तो बड़ा मुश्किल है। पर इसलिए जहां पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, वहां पर ऑटोमेटेड कंट्रोल करना चाहिए। और जिसको, अगर मैं बोलूँ तो, और जिसको मैं कंट्रोल को एडिक्टली डिजाइन कर सकता हूँ, मतलब ऊपर वाला पॉइंट क्या था, जहां पर मैं डिफाइन नहीं कर सकता, एंटिसिपेट नहीं कर सकता, प्रेडिक्ट, और जहां पर मैं डिजाइन कर सकता हूँ इसलिए एंटिसिपेट कर सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ और ऑटोमेट कर सकता हूँ, जो मुझे पता है कि भाई ये कंट्रोल एक्टिविटी हो सकती है स्पेसिफिक वे से, वहां पर मुझे ऑटोमेटेड कंट्रोल ही करने चाहिए। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। डाटा एनालिटिकल कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए डाटा एनालिटिकल का मतलब है आज की डेट में जितने भी की कंपनी के अंदर, जितने भी, अगर मैं बोलूँ जैसे आज की डेट में आप ऑल द प्रोसेसेस, जितनी भी टेक्निक्स है, जितनी भी चीजें हैं, वो जिसके थ्रू कंपनी डाटा को एनालाइज कर रही है, तो उसको बोलते हैं डाटा एनालिटिकल। मतलब अगर मैं बोलूँ ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जहां पर कम कंपनी को, जहां पर कंपनी में डाटा एनालिटिकल्स यूज हो रहा होगा, मतलब जहां पर कंपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह से लगा रखा होगा कि उनके पास टूल्स हो गए, प्रोसेस हो गए, कि जहां पर वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा को, रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे होगे, वहां पर आप जैसे आज के डेट में आप डाटा एनालिसिस बहुत जगह कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई भी अगर सॉफ्टवेयर अगर देखा जाए, जहां पर आपको पता है कि आप एक रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, जिसको हम डाटा माइनिंग भी बोलते हैं अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में, अगर देखा जाए इसके बाद, मतलब एक तरह से डाटा एनालिटिकल मतलब होता है डाटा माइनिंग, मतलब जहां पर आप अपने आईटी सिस्टम पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हो, और आपके जो सिस्टम है वो टूल्स को, प्रोसेस को, टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिससे कि आपको, आप जैसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मतलब डाटा मोर देन 180 डेज, तो इट इज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो जहां पर आपके पास डाटा का टूल हो गए, जितने सॉफ्टवेयर हो गए जो ये कर सकते हैं, जैसे कैट सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको बोलते हैं हम, जो कंप्यूटर एडेड असिस्टेड एडिट टेक्निक्स, ऑडिटिंग टेक्निक्स। तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स होते हैं, जिसके और भी सॉफ्टवेयर हमारे पास, आइडिया, एसीएल, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे करते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ कैट याद रखना, कैट की फुल फॉर्म वो पूछ सकता है। आइडिया और एक तरह से क्या है, आपके अलग से टूल्स है जो यूज करते हैं अगर देखा जाए तो। फिर देखो, हम इसके थ्रू डाटा एनालिटिक्स, जब हम डाटा एनालिटिकल जिस कंपनी में होगा तो क्या फायदा होगा उसको, तो हम कंप्लीटनेस ऑफ डाटा को चेक कर सकते हैं, हम सैम्पलिंग उसके थ्रू कर सकते हैं, हम रिकॉम्पिटिशन उसके थ्रू कर सकते हैं, री परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एनालाइज ऑफ जर्नल एंट्री, जो सारे ऑडिट के काम है, सारे काम आप इससे कर रहे हो। डाटा की कंप्लीटनेस चेक कर रहे हो, सैम्पलिंग उससे कर रहे हो, रिकॉम्पिटिशन उससे कर रहे हो, री परफॉर्मेंस उससे कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज को एनालाइज कर रहे हो, फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और कंट्रोल में डेफिशिएंसी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। फिर क्या बोल रहा है लास्ट में, डिजिटल ऑडिट। डिजिटल ऑडिट का मतलब है कि ऑडिटर्स जो है वो दे आर मेकिंग यूज ऑफ डाटा एनालिटिकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो जिससे कि हम बिजनेस को सही तरीके से समझ पाए। तो डाटा डिजिटल ऑडिट इज नथिंग, इट इज दिस यूज ऑफ, अगर देखा जाए, इंफॉर्मेशन सिस्टम, या बोलूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्जांपल डाटा एनालिसिस, फॉर डूइंग द ऑडिट, या बेटर अंडरस्टैंडिंग द, अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी इन द कंपनी, या बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट, और जो भी यूज कर रही है, दैट इज डाटा। अगर ये पेपर में आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जो कंपनी ने पॉलिसीज बना रखी है, जो हमने ऊपर पढ़ा, फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो हमने इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव कंप्लायंस विद लॉज एंड सेफ गार्डिंग, ये चार तो ऊपर वाले पॉइंट ही है। लास्ट में क्यों करते हैं सारे, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन फॉर। और ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि आप बताओ कौन कौन से इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर हमने काम करा, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो इसमें आता है। एक हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको सारे बता रहा हूँ। 134(5)(e), अगर आपको याद हो, लिस्टेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट था, अगर आपको याद हो, बोर्ड रिपोर्ट 134 पढ़ा है, तो 134 में वहां पर डायरेक्टर को बोलना पड़ता है कि मैंने ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को ले डाउन करा है, और जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो सही चल रहे हैं। 143(i) ये भी हमने करा था, अगर आपको ध्यान हो, कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है कि कंपनी के पास अच्छे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं है। पर ये कौन सी कंपनी को अप्लाई नहीं करता, 1% कंपनी, और जिसकी टर्नओवर अगर 50 करोड़ से नीचे है, और जिनकी बोरिंग्स अगर देखा जाए तो आपके एट एनी पॉइंट 25 करोड़ से कम है। 174 वैसे आपके लॉ के कोर्स में नहीं है, पर ये कि मतलब क्या है, हर ऑडिट कमेटी में, अगर एवरी ऑडिट कमेटी अकॉर्डिंग टू द, जो भी हमारे जो बोर्ड ने बनाई है,
उनको इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम करना होता है कि अपनी एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, स्पेसिफाइड राइटिंग करनी पड़ती है कि बताना पड़ता है कि मैंने ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को इवैल्यूएट किया था और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इवैल्यूएट किया था। और लास्ट में 149(8) भी नहीं है आपके कोर्स में जो लॉ के, पर फिर भी कहता है, एक शेड्यूल 4 के अंदर बोला हुआ है कि कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ कोड फॉलो करने हैं। तो उस कोड के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये बोलना पड़ता है कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल है और रिस्क मैनेजमेंट है वो रोबस्टिक है, डिफेंसिबल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर। तो 4 पॉइंट अगर देखा जाए, पहला पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो सिंपल सा लॉजिकल है कि भैया आपको 134 के अंदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर देना है, 143 के अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कारों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कारों नहीं है, सॉरी, मतलब जो ऊपर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की थी 143 के अंदर, कारों से पहले अगर देखा जाए तो। फिर 177 के अंदर ऑडिट कमेटी में अगर बताना पड़ता है, ठीक है ना। और 149(8) के अंदर इंडी कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने, कि उसका जो फंक्शन है उसमें उनका काम है, उनको एक सेटिस्फेक्शन लेना है कि वो जितने फाइनेंशियल सिस्टम इंफॉर्मेशन है और जितनी कंट्रोल्स है और रिस्क मैनेजमेंट है वो रोबस्टिक है अगर देखा। फिर जो भी आपको रिस्क मिलेगा वो आपको एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करना है और सिग्निफिकेंट रीजन जो भी है वो डिस्कशन करनी है। और जो भी आपने इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो भी गलती ढूंढी है, आइडेंटिफाई करी है, वो आपको देखना पड़ेगा, मतलब आईटी सिस्टम के अंदर उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं एसेस करना पड़ेगा। और और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। ये तो सिंपल, सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना है। भैया क्या क्या डिस्कस करा आपने, डॉक्यूमेंट करना मतलब आपने एंगेजमेंट के साथ डिस्कस करा कि ये सिग्निफिकेंट था। आपने आपने ये करा कि भैया इंटरनल कंट्रोल की कंपोनेंट ये है, रिस्क असेसमेंट पूछ रहे हैं, हमने ये परफॉर्म करे हैं और हमने ये आइडेंटिफाई करे है, उसका असेसमेंट ये करा है। तो और हमने ये अंडरस्टैंडिंग ली है, ये आपको सारी चीज डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। और कोई भी आपको वीकनेस मिलती है आईटी सिस्टम के अंदर, तो उस वीकनेस को आपको आपको देखना है उसका इम्पैक्ट क्या है, और ये पहले आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है और फिर आपको ये डिस्कस करना है टीसीडब्ल्यूजी के साथ। ये टॉपिक भी मैं वो क्लियर कर देता हूँ। ऑडिट रिस्पॉन्ड टू असेस रिस्क 330 का मतलब होता है जो 315 के थ्रू आपने आइडेंटिफाई करा है रिस्क को, उस रिस्क को आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कैसे करना है कि अब मैंने ये वाला टॉपिक आपको कराया भी था। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है ऑडिटर को ओवरऑल रिस्पॉन्ड डिसाइड करना है एट फाइनेंशियल लेवल, एट प्लस एसेशन लेवल। तो दोनों लेवल पे आपको एसेशन लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पे रिस्पॉन्ड डिसाइड करना है। फिर आप ये जब एसेशन लेवल पे रिस्पॉन्ड करोगे तो क्या देखते हुए करोगे, मैंने आपको समझाया था इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, और जितना रिस्क याद है उतना ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट क्या है कि लाइकलीहुड ऑफ इनहेरेंट रिस्क, और अगर देखा जाए कंट्रोल रिस्क, या कंट्रोल रिस्क क्या है, अगर कंट्रोल रिस्क कम होगा तभी आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे, मतलब कंट्रोल रिस्क अगर हाई है फिर तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे। जहां पर आपको कंट्रोल रिस्क लो मिलता है, मतलब जहां पर आपको पता है कि अब मैं कंट्रोल पे विश्वास करूंगा, वहीं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हो, तो इसलिए आप वो देखते हुए एविडेंस ढूंढने की कोशिश करोगे। अब इसी को वो थोड़ा बाइफर्केट करता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर करना है तो किस बेसिस पे करना है। तो मैंने यही बोला कि ऑडिटर को जब कंट्रोल, ये एक्सपेक्टेशन होगी कि कंट्रोल्स आर है, मतलब अगर आपने 315 के अंदर, मैं सिर्फ कंट्रोल लिस्ट की बात करूं, अगर आपको कंट्रोल लिस्ट में नजर आया कि कंट्रोल लिस्ट लो है, मतलब यू आर अज्यूमिंग कंट्रोल्स आर गुड, सो आपको अब चेक करना है कि कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। सो और क्योंकि आप रिलाय करना चाहते हो कंट्रोल्स के ऊपर, जिससे कि आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर को एक्स करोगे या वाई करोगे। और और दूसरा रीजन ये होता है, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल इसलिए करते हो क्योंकि आपको ये पता होता है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर अकेले करने से आप सेशन लेवल पे आप क्या बोलते हैं एविडेंस इकट्ठे नहीं कर पाओगे। तो दो ही रीजन है टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के, कि कंट्रोल रिस्क आपको लो मिला तो इसलिए आप कंट्रोल पे विश्वास करना चाहते हो, इसलिए आप कंट्रोल किया, इफेक्टिवनेस चेक करोगे। तो मैं पीछे गया, पीछे मतलब मैं 315 में किया, अगर मुझे कंट्रोल रिस्क लो मिला तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा। और दूसरा मुझे पता है कि सिर्फ सब्सटेंशियल प्रोसीजर मुझे मुझे अकेले मेरे को एविडेंस नहीं देगा, इसलिए मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने पड़ेंगे। अब आ जाओ नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब आपको अब पहले तो ये बता रहा है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करोगे, तो इंक्वायरी करोगे, पर इंक्वायरी के साथ कुछ और भी करोगे। तो पहला पॉइंट ये होता है, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल चेक करना चाहते हो तो आपको इंक्वायरी के साथ और भी चीजें करनी पड़ेगी। और आपको क्या चेक करना पड़ता है इफेक्टिवनेस के लिए, कंट्रोल्स कब अप्लाई हुए, कितने कंसिस्टेंट अप्लाई हुए, किसने अप्लाई करा है, ठीक है। और कई बार बी पॉइंट में लिखा हुआ है, बी पॉइंट में कि आपको इनडायरेक्ट कंट्रोल भी चेक करने पड़ते हैं। व्हाट आर इनडायरेक्ट कंट्रोल, मतलब अगर आप
परचेज चेक कर रहे हो, तो परचेज के कंट्रोल से आपको एक तरह से फीलिंग आ सकती है इन्वेंटरी की। तो अगर आपको पता है कि कोई कंट्रोल किसी पर डिपेंडेंट है, तो आप परचेज कंट्रोल अच्छे होगे तो इन्वेंटरी भी अच्छे मिलने के चांसेस होंगे। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो, दूसरी चीजें कर सकते हो, पर वो ये बोल रहा है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या देखना है। आपको देखना है कि कब कब कंट्रोल अप्लाई हुए, रेलिवेंट टाइम से हुए कि नहीं हुए, कंसिस्टेंट है कि ये किसने करे हैं। और इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वो भी आप चेक कर सकते हो। और ये नीचे लिखेगा इंक्वायरी, जो ऐसे हमने ऊपर पढ़ा था आईटी के अंदर, इंक्वायरी कभी भी आपको अलोन सफिशिएंट टेस्ट नहीं देगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का, अगर देखा जाए तो आपको दूसरे कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे। इंक्वायरी विद इंस्पेक्शन कर सकते हो, री परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है ना, इंक्वायरी विद ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। पर ऑब्जर्वेशन को कहता है नहीं करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक टाइम के लिए होती है। तो जनरली आप इंस्पेक्शन और री परफॉर्मेंस के साथ आप क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हो। तो ये सिंपल सी बात है। अब ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कितना करें, क्योंकि टॉपिक ऊपर क्या था, अगर आप देखोगे टॉपिक ऊपर यही था कि नेचर एक्सटेंड और टेस्टमेंट। पहले बोल रहा है कि आपको टेस्ट और कंट्रोल करने में क्या क्या देखना है, कैसे देखना है, इंक्वायरी करनी है, और देखना है कि किस टाइम पे करा हुआ है, कितने टाइम के लिए करा हुआ है, कंसिस्टेंट है कि नहीं, किसने करा है, इंटरनेट कंट्रोल देखना है, और कैसे देखना है, इंक्वायरी के थ्रू देखना है, इंक्वायरी विद ऑब्जर्वेशन ये देखना है, री परफॉर्मेंस देखना है। और अब बोल रहा है कि इंक्वायरी विद ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छा नहीं है। अब बोल रहा है कि कितना करना चाहिए, तो किस चीजों पर डिपेंड करेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल कितना करना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी, अगर कोई कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब उस कंट्रोल को बार बार यूज करते हैं तो ज्यादा करना चाहिए। लेंथ ऑफ टाइम, एक कंट्रोल का हम बहुत टाइम के लिए यूज करते हैं, एक तो होता है नंबर ऑफ टाइम्स, और फ्रीक्वेंसी हो गया। एक हो गया कि टाइम तो दो बार ही यूज कर रहा हूँ पर बहुत लंबे टाइम के लिए कर रहा हूँ, 3 महीने के लिए कंट्रोल है, तो मुझे उसको ज्यादा चेक करना चाहिए। जहां पर मुझे लग रहा है कंट्रोल की डेविएशन ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क तो कम था पर मुझे लग रहा है इसमें चांसेस है दिक्कत की, तो मैं ज्यादा चेक करूंगा। फिर अगर मैं ऑडिट एविडेंस पे कंट्रोल पे ज्यादा विश्वास करना चाहता हूँ सेशन लेवल पे, तो मुझे ज्यादा चेक करना पड़ेगा। और लास्ट में अगर देखा जाए अगर आपको कोई इंटरनेट कंट्रोल मिल गया है तो आप कम भी कर सकते हो, अगर इंटरनेट कंट्रोल पे विश्वास कर रहे हो, मतलब आप दूसरे कंट्रोल पे विश्वास करो तो कम, अगर इंटरनेट कंट्रोल नहीं है तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो 5 पॉइंट 6 पॉइंट अगर देखा जाए तो 5 या 6 सिंपल। देखो आसान तरीके याद हो, फ्रीक्वेंसी, लेंथ, डेविएशन। फ्रीक्वेंसी मतलब आप समझते हो नंबर ऑफ टाइम्स, लेंथ मतलब कितने देर के लिए, एक्सपेक्टेड डेविएशन मतलब जो दिक्कत मिल रही है। कितना विश्वास करना चाहते हो, ज्यादा विश्वास करना है ज्यादा, और अगर दूसरा कंट्रोल अवेलेबल है तो कम कर दो, नहीं है तो टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये तो आसान सा टॉपिक अगर देखा जाए। कुछ कंट्रोल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकते हैं, कुछ थ्रू आउट द पॉइंट। सर एट द पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं होना चाहिए। एट द टाइम होता है कि जैसे फिजिकल इन्वेंट्री का कंट्रोल आप उसी टाइम पे चेक कर सकते हैं, और कुछ कंट्रोल होते हैं जो लगातार आप चेक करोगे तभी आपको इफेक्टिवनेस पता लगेगी। तो फिजिकल कंट्रोलिंग इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का आप वो कंट्रोल बन जाते हैं पर्टिकुलर टाइम, तो आपको वहीं पर एविडेंस लेना पड़ेगा। और थ्रू आउट द पीरियड का मतलब होता है कुछ कंट्रोल आपको लगातार देखने पड़े। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या मैं प्रीवियस ऑडिट के एविडेंस कंट्रोल के जो मिले थे, आपने सपोज 5 साल का ऑडिट मिला है, लास्ट ईयर भी आपने कंट्रोल चेक करे होंगे, तो उस कंट्रोल पे मैं विश्वास कर सकता हूँ, मतलब जो आपको एविडेंस मिले थे कंट्रोल में, जो आपने एविडेंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, उसको कर सकता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब आपको देखना पड़ेगा, आपने लास्ट ईयर कंट्रोल में कुछ एविडेंस मिला तो आपको देखना पड़ेगा आज के जो इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स है जो हमने पढ़े थे रूप पर, कंट्रोल इन्वायरमेंट, मॉनिटरिंग और कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये कैसे है। अगर ये सही है तो लास्ट वाले कंट्रोल पे आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकते हो। फिर आईटी से आईटी कंट्रोल है या मैनुअल है, अगर मैनुअल है तो दिक्कत आ सकती है, आईटी तो सेम होते हैं ज्यादातर, तो उस पर आप कर सकते हो। फिर जनरल आईटी कंट्रोल जो हमने आईटी में पढ़ा, अगर जनरल आईटी कंट्रोल स्ट्रांग है, मतलब अच्छा डाटा सेंटर है, अच्छा अगर प्रोग्राम चेंज सिस्टम है, अच्छा सिक्योरिटी एसएस है, अच्छा अगर देखा जाए आपके पास एप्लीकेशन नए डेवलप करने का सिस्टम है, तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे। फिर दूसरा क्या है कि आपने जो आपने जो अगर देखा जाए आपने जो कंट्रोल में इफेक्टिवनेस चेक किया था लास्ट ईयर में, तो उस कंट्रोल को यूज करने में, या जिन्होंने जो 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 उसको इफेक्टिव कर, कंट्रोल भी क्या होते हैं चेक बाय अनदर, तो वो बंदे चेंज हो गए क्या जो अप्लाई करते थे उस कंट्रोल को, तो अगर वो बंदे चेंज हो गए तो दिक्कत याद है, तो आप कंट्रोल पर विश्वास नहीं करोगे, नहीं तो कर सकते हो पुराने वाले पे भी आप, ठीक है। फिर कोई चेंज, कंट्रोल ही चेंज हो गया, मतलब सरकमस्टांसिस चेंज हो गया कि आप अब उसको चेंज करना पड़ेगा कंट्रोल को, तो वो चीज है। और दूसरा कि कितना आज की डेट में आपको रिस्क लग रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का,
और कितना रिलाय करना चाहते हो आप कंट्रोल पे। अगर रिस्क को मटेरियल में याद रख रहा है तो आज भी आपको कंट्रोल चेक करना पड़े, पुराने पे ज्यादा विश्वास मत करो। अगर आप कंट्रोल पे ज्यादा करना चाह रहे हो लास्ट ईयर से भी, तो आप ज्यादा करोगे। तो 6 पॉइंट पर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि क्या लास्ट ईयर के कंट्रोल के एविडेंस को मैं यूज कर सकता हूँ। तो समझो, अगर आज कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है, मॉनिटरिंग कंट्रोल मुझे जो समझे, जो मैंने वो अच्छे लग रहे हैं, तो मतलब जब मैंने इनहेरेंट रिस्क समझा, कंट्रोल रिस्क समझा था, तो वो अगर वो सही लग रहा है तो मैं कर सकता हूँ लास्ट ईयर वाले भी। फिर अगर वो आईटी मतलब ऑटोमेटेड है, मैनुअल है, ऑटोमेटेड वाले जनरली सेम रहेगा, मैनुअल में ह्यूमन इंटरवेंशन है, तो मुझे कंट्रोल फिर से चेक करने चाहिए। जनरल इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है तो फिर वही बात है कि मुझे कम चेक करके भी चल जाएगा काम, प्रीवियस वाले भी यूज कर सकता हूँ। मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल मतलब अगर कोई बंदे चेंज हो गए तो मुझे करना चाहिए, पुराने वाले पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर सरकमस्टांसेस चेंज हो गया, मतलब कंट्रोल ही चेंज हो गया है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। अगर मतलब लास्ट ईयर वाले ऑडिट जो प्रीवियस ऑडिट में मिले थे, और अगर आज के डेट में मिस्टेक में मुझे ज्यादा मिल रही है या मैं कंट्रोल पर ज्यादा विश्वास करना चाहता हूँ, तो मुझे लास्ट ईयर में इस बार ही करना चाहिए। अगला, फिर सिंपल चीज है, क्या आपको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल जो आपने, आप ये बोलना क्या चाह रहा है कि आपने सब्सटेंशियल प्रोसीजर करे, वहां पर गलती मिल गई, मतलब फाइनेंशियल की चेकिंग करी, तो इससे उल्टा पक्का है कि कंट्रोल अच्छे नहीं है। क्योंकि अगर हमसे फाइनेंशियल में कुछ गलती मिल रही है, इसका मतलब है कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। पर दूसरा ट्रू नहीं है। दूसरा ट्रू मतलब अगर सब्सटेंशियल उससे मतलब आपने जब फाइनेंशियल की चेकिंग करी, सब कुछ सही है, तो ये 100% गारंटी नहीं है कि कंट्रोल अच्छे ही है। क्योंकि कई चीजें आप सकते हैं जो आपको सैंपलिंग में आई है वो सही मिली, पर कंट्रोल तब भी नहीं थे। तो ये क्या रिलेशनशिप बताना चाहता है कि अगर फाइनेंशियल्स में कुछ गलती मिली तो पक्की बात है कि कंट्रोल्स में दिक्कत होगी। पर अगर फाइनेंशियल्स में कुछ भी सब्सटेंशियल प्रोसीजर में कुछ भी गलती नहीं पड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल बहुत इफेक्टिव है। इट इज नॉट एन इंडिकेटर की डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है, पेपर में घुमा के पूछता है। फिर स्पेसिफिक इंक्वायरी बाय द ऑडिटर, अगर कोई डेविएशन मिलता है कंट्रोल में तो क्या करें। तो कहता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। आप तो देखोगे, अगर आपको कुछ मिला है डेफिशिएंसी, देखो तो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे आप विश्वास करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, मतलब अगर कोई डेफिशिएंसी मिले तो आपको नहीं करना चाहिए लॉजिकली, या कुछ एडिशनल टेस्ट करना चाहते हो। और और आप इसमें फिर यही देखोगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में दिक्कत मिली है तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर पे इसको लेके जाओगे। तो तीनों पॉइंट है, जनरल पॉइंट है। मतलब अगर आपको ऑडिट के अंदर वो बोल रहा है, अगर आपको डेविएशन मिली है टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो आपने परफॉर्म करे हैं वो देखो कि अप्रोप्रिएट बेसिस है कि आप कंट्रोल पे विश्वास करते हो, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। या एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लो, और फिर आप इसका अगर एडिशनल टेस्ट के बाद भी दिक्कत मिलती है तो आप सब्सटेंशियल कुछ रुपए इसका इम्पैक्ट ले लो। अब देखो बहुत अच्छी लाइन लिखता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म। मतलब आपको जो भी रिस्क मिला था इनहेरेंट में, ऑडिटर को सब्सटेंशियल प्रोसीजर तो करने ही पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि पहला पॉइंट तो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे आप विश्वास नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड दूसरी बात, जो आपने इनहेरेंट इसको कंट्रोल किया था, वो एक आपकी जजमेंट थी, वो गलत भी हो सकती है। इसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि बेशक इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कुछ भी मिले, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी आपको कुछ ना मिले, तब भी फाइनेंशियल की चेकिंग आपको कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए हर चीज की। तो irrespective of assess risk of material misstatement, the auditor shall design and perform substantive procedure for each material का। इसका मतलब क्या है? दिस रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्ट्स द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क। जो असेसमेंट की थी हमने 315 में, इट इज जजमेंटल। और लास्ट में कर देगा और मे नॉट आइडेंटिफाई ऑल द रिस्क एंड देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर तो करने ही चाहिए अगर देखा जाए। फिर आ गया टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट और डिटेल तो हमें पता ही है। टेस्ट और डिटेल का मतलब होता है दो चीजें, वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन। जैसे एग्जांपल बोल रहा है, परचेज ट्रांजेक्शन को आप चेक करना चाहते हो तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उसकी आपने गुड्स रिसीव नोट, मतलब आपके जो गेट में एंट्री हुई है, या अगर इनवर्ड गेट एंट्री हुई है, और गुड रिसीव मतलब जो आपके स्टोर में एंट्री हुई है, उसकी आप चेकिंग कर लो और देख लो कि इसके हिसाब से बुक्स में एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, दो चीजें होती है। और टेस्ट ऑफ बैलेंसेस का एग्जांपल दे रहा है, जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब दो चीजें होती है इसमें, वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी का, वॉचिंग होता है अगर देखा जाए तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आप अगर एसेट्स को चेक करना चाहते हो तो आप फिजिकली वेरिफिकेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का छोटा भाई होता है जो हमारा जो सब्सटेंसिव के दो पूछे होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और ये। तो दूसरा होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ये आप पढ़ चुके हो 520 में। तो एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है, इट इज ए, अगर देखा जाए आपने क्या करा, रिलेशनशिप बिल्ड करे। जैसे एग्जांपल देता है, आप एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे यूज कर सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन को लास्ट ईयर के प्रॉफिट मार्जिन में कंपेयर कर लो।
एग्जाम्पल बोल रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हो, मतलब आपको जैसे टोटल रेंटल इनकम देखनी है, तो बिल्डिंग को डिवाइड कर लो, कौन कौन से लग्जरी अपार्टमेंट है कुछ है, और कितने वैकेंट रहते हैं, और आपने एक निकाला कि इतनी रेंट आएगा, और एक्चुअल में कितना रेंट है आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना। सब्सटेंशियल प्रोसीजर जनरली हम वहाँ करते हैं जहाँ प्रेडिक्टेबल होते हैं, जो हमने करा भी था 520 के अंदर, और जहाँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है। तो फिर कह रहा है कितना सब्सटेंशियल प्रोसीजर यूज करना चाहते हैं, कहता है डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस। कई जगहों पे आप सिर्फ सब्सटेंशियल प्रोसीजर को यूज कर सकते हो, भाई करना ही पड़ेगा आपको अगर देखा जाए। ठीक है ना। अगर आप करना, कहीं पर आप टेस्ट ऑफ डिटेल करो, मतलब क्या बोल रहा है, कहीं पर आप एनालिटिकल से ही काम चला लोगे। एनालिटिकल से काम कैसे चला लोगे सर, ट्रेंड से ही काम चला लोगे। ट्रेंड से काम वहां चला सकते हो जहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपको सही मिले थे, मतलब कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी आपने इफेक्टिवनेस देख लिया और कुछ छोटी चीज है, और उसमें आपने पूरे सब टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं करा, आपने सिर्फ क्या कर लिया, सब्सटेंस एनालिटिकल पूछ रहा, ट्रेंड भी सही लग रहा है, कंट्रोल भी सही है, तो काम चल जाएगा। दूसरा सब्सटेंस पूछ रहा, दो ही चीजें होती है, ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डिटेल करना है या आपको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना है। तो वो बोल रहा है सिर्फ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी काम चला सकते हो अगर कंट्रोल अच्छे है। फिर कईयों पे आप पूरा टेस्ट ऑफ डिटेल आपको पूरा करना पड़ेगा, आप सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल करोगे मतलब आप एनालिटिकल सब्सटेंस एनालिटिकल नहीं करोगे। तो दो ही चीजें कर सकते हैं हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर में, या तो सब्सटेंस एनालिटिकल या टेस्ट ऑफ डिटेल कह रहा है, या तो सिर्फ सब्सटेंटिव कर दो या सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल कर दो, और तीसरा बोल रहा है कॉम्बिनेशन कर दो। इट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह से प्रोफेशनल जजमेंट अगर देखा जाए। ठीक है ना। और जब भी हम सत्सांग पूजा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल कितना सही मिला, तो कितना एक्सटेंड करना है सब्सटेंस पूछना, वो डिपेंड करता है कंट्रोल की चेकिंग जो आपको मिली है टेस्ट ऑफ। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल अनसेटिस्फैक्ट्री होते हैं तो सब्सटेंस प्रोसीजर बढ़ाने पड़ते हैं, मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंस एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है, और इसका तरीका क्या है सब्सटेंस प्रोसीजर के बढ़ाने का, या सैंपल साइज बढ़ा दो, या सेलेक्टिव टेस्टिंग। सेलेक्टिव टेस्टिंग मतलब कुछ चीजों को डिटेल में चेक कर लो अगर देखा जाए। तो ये आपका लास्ट पॉइंट है, और ये डायग्राम बना हुआ है, ऑडिटर रिस्पॉन्स टू एसएसएस टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और टेस्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर दो में डिवाइड होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है एक मेटिलिटी को छोड़ के। आप इसको पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चंस भी आपको भेज, कोई दिक्कत होता है आप मुझे फोन कर लेना। बाय बाय।